हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर में। तो मित्रों, चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए कि आज के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस 2024 का थीम क्या है? वर्ल्ड एनजीओ डे 2024 का थीम क्या है, बताइएगा आप सभी लोग। तो इसका थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द एसटीजी। एसटीजी का मतलब समझते हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने हैं? 17 हैं। तो इसकी थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द एसडीजी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है, जो विश्व स्तर पर गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। इसमें 89 से अधिक देश और 6 महाद्वीप भाग लेते हैं। यह जो है गैर सरकारी संगठनों में सक्रिय भागीदार को बढ़ावा देता है और गैर सरकारी संगठनों और सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग की वकालत करता है और गैर सरकारी संगठनों के प्रभावशाली कार्यों के बारे में जरूरतमंदों के बीच जागरूकता को बढ़ावा भी देता है। तो देखिए क्या थीम है इसकी, हिंदी में देख लीजिए। एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में नजर आई फेलेटी टियो किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? क्या नाम है? फेलेटी टियो। ये किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? तुलु की प्रधानमंत्री बनी। कहां की? तुलु की। पूर्व अटॉर्नी जनरल फेलोटी टियो को तुलु के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है बहुत। किस मंत्रालय ने शुरू किया है मेरा पहला वोट देश के लिए? यह अभियान शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी से कब से 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक मेरा पहला वोट देश के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने पहली बार मतदाताओं को प्रेरित करने और एकजुट करने के लिए एक कॉल जारी किया है और सभी से अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से राष्ट्रव्यापी पहल युवाओं के बीच चुनावी जागरूकता बढ़ाने और चुनाव में सार्वभौमिक प्रबुद्ध भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलशेखरपट्टनम ये स्पेस पोर्ट, ये जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है बताइए? कुलशेखरपट्टनम ये जो स्पेस पोर्ट बनाया गया है, कहां पे बनाया गया है? ये बनाया गया है तमिलनाडु में। कहां पर? ये तमिलनाडु में बनाया गया है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है, इसलिए चर्चा में है। और जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बाद दूसरा स्पेस पोर्ट है। तो आप लोग बताइएगा कि सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, ये कहां पर स्थित है? कमेंट में जरूर बताइएगा। यह सुविधा छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने में विशेषज्ञ होगी। यहां से जो छोटे उपग्रह हैं और जो वाहनों को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने के लिए यहां से किया जाएगा। कहां से? कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट से। और इसे 2350 एकड़ में फैले इस लॉन्च पैड और रॉकेट एकीकरण क्षेत्रों में सहित 25 सुविधाएं हैं। स्पेस पोर्ट का अनूठा लाभ हिंद महासागर के ऊपर सीधे दक्षिणी में लॉन्च करेगा, इसलिए तमिलनाडु साउथ में है ना, तो सीधा हिंद महासागर में लॉन्च करेगा ऊपर दक्षिण की तरफ, जिससे मौजूदा साइट की तुलना में छोटे रॉकेट लॉन्च किए गए ईंधन की बचत होगी और इस परियोजना के पर रुपए खर्च होने का अनुमान भी कम है। कितने हैं? 986 करोड़। ये भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोटी TRIG क्या है बताइए? बायो TRIG क्या है?
तो ये वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बायो TRIG। तो ये एक जो है क्रांतिकारी अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, जो घर के अंदर वायु प्रदूषण से निपटने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और ग्रामीण भारत में स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए पायरोलिसिस का उपयोग करती है। और ये सामुदायिक स्तर पर जो कार्य करते हुए स्थानीय रूप से उत्पन्न जो कचरे होते हैं उनका उपयोग करता है, और जैव तेल, सीन गैस और बायोचार उर्वरक का उत्पादन करता है। और ये उत्पादन न केवल स्वास्थ्य जीवन में योगदान करते हैं, बल्कि यह बाद में जो चक्रों में शक्ति प्रदान करके स्थानीय घरों और व्यवसायों को जो बिजली की आपूर्ति भी करेंगे। और स्वच्छ जलने वाला जैसे बायो तेल घरेलू खाना पकाने के लिए हरित विकल्प के रूप में कार्य करता है, जबकि बायोचार कार्बन और मिट्टी के उर्वरता में सुधार में सहायक होगा। ठीक है, जो कार्बन भंडारण होगा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देगा वो। तो ये बेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, ये बायो TRIG आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनवायरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो बताइए, डेंगू जो बुखार है कहां पर स्वास्थ्य आपातकाल हेल्थ इमरजेंसी लगा है? तो ये लगा है पेरू में। कहां पर? पेरू में लगाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरू में डेंगू बुखार के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, और ये सरकार ने मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण 25 से 20 क्षेत्र में आपातकाल सक्रिय कर दिया है। और 32 मौतों, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई? 32 लोगों की मृत्यु हुई है, और इसके साथ 31,000 के साथ कुल वृद्धि हुई है। और स्वास्थ्य मंत्री जो वहां के सीजर वास्केज हैं, अल नीनो के प्रभाव का हवाला देते हुए जैसे 2023 में उच्च तापमान और भारी बारिश हुई थी, इसके कारण मच्छरों की जो प्रजनन हुआ आसानी से हुई है। और यह घोषणा प्रभावित क्षेत्रों में धन हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए चिकित्सा कर्मियों को इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं इनको नियुक्ति की गई है। तो कहां पर ये हेल्थ इमरजेंसी लगा है डेंगू के कारण? ये लगा है पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा किसके साथ साइन किया गया है? ये थाईलैंड के साथ। किसके साथ? थाईलैंड के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जयपुर भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA ने फरवरी 2024 में थाई पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ये विभाग में थाईलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके कारण इस पे यह समझौता जो है आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में अकादमिक सहयोग के लिए NIA का मलेशिया और कोरिया जैसे देशों में अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों और संगठनों के साथ भी सहयोग किया जाएगा। यानी इसको बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदा को देशों के साथ समझौता किया जा रहा है, बैठकें हो रही हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है किस शहर में स्थित है? कहां पर स्थापित किया गया पहली वैदिक घड़ी, जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी? कहां पर किया गया साथियों? ये किया गया है उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो पारंपरिक भारतीय पंचांग का उपयोग करके समय प्रदर्शित करती है। और ये 85 फुट के टावर पर स्थित है। और यह ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और IST और GMT भी प्रदान करता है। लखनऊ स्थित संस्थान आरोहण द्वारा विकसित किया गया है। यह एक मोबाइल ऐप के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ता है। और उज्जैन अपनी समृद्धि
टाइम कीपिंग विरासत के साथ भारत के समय क्षेत्रों में निर्धारित करने वाली ऐतिहासिक भूमिका और शून्य मध्याह्न रेखा और कर्क के बीच संपर्क बिंदु अपने स्थान के कारण एक आदर्श स्थान है। तो इसकी कितनी ऊंचाई पर स्थित है टावर पर? ये 85 फुट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 को हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये यूएनईपी द्वारा, किसके द्वारा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें क्या है, ये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो अब कचरा उत्पादन था नगर पालिकाओं द्वारा, जो सॉलिड वेस्ट होता था, ये 2.3 से बढ़कर ये 3.8 बिलियन टन हो जाएगा। कब तक? 2050 तक हो जाएगा। और इसमें काफी इसका मैनेजमेंट करने में काफी धन भी खर्च होगा इसके द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि यूएनईपी द्वारा ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। तो आप लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।